भाग 7। नफरत या बेइंतहा मोहब्बत। कैफे के उस हंगामे के बाद आरव अनन्या को लेकर सीधे पेंट हाउस की प्राइवेट स्टडी में आया। राणा ने रोहन के लैपटॉप और फोन से रिकवर किए गए सारे गुप्त रिकॉर्ड्स एक पेन ड्राइव में डालकर आरव की मेज पर रख दिए। आरव ने बिना एक शब्द कहे स्टडी का बड़ा मॉनिटर ऑन किया और सारे सबूत अनन्या के सामने चला दिए। स्क्रीन पर रोहन के एक चैट रिकॉर्ड्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। सक्सेना बॉस, आरव उस लड़की के चक्कर में पड़ चुका है। मैंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर अनन्या को भड़का दिया है। वह आरव से नफरत करने लगी है। यह सुनते ही अनन्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथों से पानी का गिलास छूटकर कालीन पर गिर गया। जिस रोहन को वह अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रही थी, वही उसकी और आरव की जिंदगी बर्बाद करने का जहरीला जाल बुन रहा था। और जिस आरव को वह राक्षस समझ रही थी, वह हर पल अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा कर रहा था। आरव, अनन्या की आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह गया। आरव मेज से टिका खड़ा था। उसने अपनी ऐनक उतारी और एक ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द था। अब भी कोई शक बाकी है मिस शर्मा? आरव की आवाज बहुत धीमी और भारी थी। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि 15 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? अनन्या दौड़कर आरव के पास आई और बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से लिपट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए आरव, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अनन्या रोते रोते सिसक रही थी। उसकी मुट्ठियां आरव की शर्ट को कसकर भींचे हुए थी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने उस नीच इंसान पर भरोसा किया और आपसे इतनी कड़वी बातें कही। आरव के सख्त चेहरे की सारी रेखाएं ढीली पड़ गई। उसने अनन्या की कमर में अपनी मजबूत बाहें डाली और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आरव ने स्टडी के सोफे पर बैठकर अनन्या को अपने आगोश में भींच कर रखा था। वह बहुत नजाकत से अपनी उंगलियों से अनन्या के गालों पर बहते आंसू पोंछ रहा था। रो मत अनु। आरव की नशीली और आशिकाना आवाज अनन्या की धड़कनों में सुकून घोल रही थी। तुम्हारी आंखों में आंसू देखना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। अनन्या ने कांपती हुई पलकें उठाई। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। इस बार अनन्या की आंखों में कोई डर या शक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत थी। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं आरव? अनन्या ने आरव के गाल पर हाथ रखते हुए बहुत मासूमियत से पूछा। मैं तो हमेशा आपसे लड़ती हूँ। आपको कड़वा नीम का पत्ता कहती हूँ। आरव के होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत और कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने अनन्या की ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि इस कड़वे नीम के पत्ते को सिर्फ तुम्हारी जिद मीठा बना सकती है। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव सिंघानिया ने पूरी दुनिया को जीता है मिस शर्मा, लेकिन हारना मुझे सिर्फ तुम्हारे आगे पसंद है। अनन्या का दिल खुशी से झूम उठा। उसने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। आरव थोड़ा सा आगे झुका। उसने पहले अनन्या की बंद आंखों के ऊपर बहुत लंबा किस किया, फिर उसके डिंपल पर अपने होंठ रखे और आखिरकार उसके कांपते हुए गुलाबी होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। यह किस किसी जबरदस्ती का नहीं था। इसमें दोनों के दिलों का मिलन था, पछतावे की मिठास थी और 15 सालों का वो इंतजार था जो आज जाकर पूरा हो रहा था। अनन्या ने पूरी शिद्दत से आरव का साथ दिया और उसकी गर्दन में अपनी बाहें कस ली, लेकिन बाहर की खामोशी के पीछे एक नया तूफान पक रहा था। ऑफिस में रोहन के सस्पेंड होने के बाद माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ था, लेकिन अनन्या का दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। तभी अनन्या के कैबिन का दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला। अनन्या मेरी जान, एक लड़की चिल्लाते हुए सीधे अंदर घुसी और अनन्या से लिपट गई। यह रिया थी, अनन्या की बचपन की सबसे पक्की सहेली, जो फैशन डिजाइनर थी और अपनी बेबाक और चुलबुली बातों के लिए जानी जाती थी। रिया, अनन्या की आंखें खुशी से चमक उठी। तू अचानक यहाँ? मुझे बताया भी नहीं। अगर बता देती तो तेरे चेहरे पर यह खुशी कैसे देख पाती? रिया ने
अपनी हाई हील्स की टिक टिक करते हुए सोफे पर हाथ फैलाकर बैठते हुए कहा, वैसे सुन, मैंने सुना है तेरा बॉस आरव सिंघानिया कोई इंसान नहीं, कड़क चील है। सुना है हर 2 मिनट में चिल्लाता है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए रिया के लिए कॉफी का ऑर्डर दिया। चिल्लाता तो है रिया, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं। रिया ने अपनी सनग्लासेस उतारे और अनन्या को घूर कर देखा। ओहो, वह वैसा नहीं है। अनन्या शर्मा, क्या तेरी आंखें खराब हो गई हैं या तुझे उस खड़ूस अरबत्ती से प्यार हो गया है? अनन्या का चेहरा लाल पड़ गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, बकवास मत कर रिया, ऐसा कुछ नहीं है, झूठी। रिया ने अनन्या की ठुड्डी पकड़ी। तेरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो रहा है। देख अनु, मेरी बात ध्यान से सुन। यह अरबती लोग बहुत पजेसिव और खतरनाक होते हैं। अगर आरव तुझसे प्यार भी करता है तो भी संभल कर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये आजादी और तेरी जिद उसके अहंकार के नीचे दब जाए। तभी कैबिन का शीशे का दरवाजा खुला और आरव सिंघानिया ने अंदर कदम रखा। आरव को देखते ही रिया की बोलती बंद हो गई। ब्लैक 3 पीस सूट, आंखों में रिमलेस ऐनक और चेहरे पर वही रूपदार कड़कपन। मिस शर्मा, आरव की भारी आवाज गूंजी। आपकी ये फ्रेंड यहाँ पर्सनल गॉसिप करने आई है या हमारी कंपनी का फर्नीचर चेक करने? रिया झटके से खड़ी हो गई। उसने अनन्या के कान में फुसफुसाया, बाप रे, यह बंदा तो हैंडसम है, लेकिन आवाज सुन के लगता है जैसे सीधे तिहाड़ जेल का जेलर हो। आरव ने अपनी ऐनक ठीक की और रिया को एक ठंडी नजर से देखा। अगर आपका गॉसिप सेशन खत्म हो गया हो मिस रिया, तो क्या मैं अपने एम्प्लॉय को 5 मिनट के लिए ले जा सकता हूँ? आरव अनन्या को लेकर अपने कैबिन में आया। आप रिया से इतने बदतमीज तरीके से बात क्यों कर रहे थे? अनन्या ने अपनी बाहें सीने पर बांधकर दांत भींचे। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा था, आरव ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा था कि तुम्हारी सहेली तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना बंद करे। आप सच में एक नंबर के शक्की और कड़वे नीम के पत्ते हैं, अनन्या ने चिढ़कर कहा। आरव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह कुर्सी से उठा और अनन्या के करीब आया। नीम का पत्ता हूँ, लेकिन तुम्हारा हूँ। खैर, तैयार हो जाओ, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ सिंघानिया हवेली चलना है। हवेली? अनन्या चौंक गई। क्यों? दादी माँ वापस आ गई है। आरव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने तुम्हें डिनर पर बुलाया है, और याद रखना, दादी माँ को अनुशासन पसंद है। अपनी यह बचकानी जिद ऑफिस के बाहर छोड़कर आना। मैं तो अपनी जिद साथ लेकर जाऊंगी। अनन्या ने अपनी ठुड्डी उठाई। शाम 7 बजे आरव की लग्जरी कार सिंघानिया हवेली के विशाल गेट के अंदर दाखिल हुई। हवेली किसी राजा के महल जैसी लग रही थी। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर के फर्श और शाही माहौल। जैसे ही आरव और अनन्या ने हॉल में कदम रखा, एक नौजवान लड़का भागता हुआ आया और उसने अनन्या को सीधे गले लगा लिया। वाह भाई आरव, क्या बात है, भाभी जी तो एकदम पटाखा है। यह रेयान था, आरव का छोटा कजन ब्रदर, जो लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। बहुत ही कूल, फ्लर्टी और शरारती। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से रेयान की कॉलर पकड़ी और उसे अनन्या से दूर खींचा। रेयान, आरव की गर्जना से पूरा हॉल गूंज उठा। अपनी हद में रहो, तुम्हारी भाभी हैं वो। अरे भाई, कूल डाउन। रेयान ने हंसते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए। मैं तो बस अपनी होने वाली भाभी का वेलकम कर रहा था। आप तो ऐसे ही जल रहे हैं जैसे मैंने आपकी 5,000 करोड़ की संपत्ति छीन ली हो। अनन्या ने रेयान की इस हरकत पर अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। आरव ने अनन्या को घूर कर देखा। जैसे कह रहा हो, हंसने की हिम्मत भी मत करना। तभी हॉल के ऊपरी हिस्से से एक भारी और रोबदार आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? सब शांत हो गए। सीढ़ियों से उतरती हुई दादी माँ कल्याणी देवी सिंघानिया आ रही थी। सफेद रेशमी साड़ी, हाथ में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर आरव से भी ज्यादा कड़क और अनुशासित भाव। रेयान तुरंत पीछे हट गया और आरव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम दादी माँ। दादी माँ ने आरव को देखा, फिर उनकी पैनी नजरें अनन्या पर जाकर टिक गई। उन्होंने अनन्या को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखा। तो यह है वह लड़की। दादी माँ की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अनन्या शर्मा, जिसकी वजह से मेरा पोता अपने काम से ज्यादा ऑफिस के क्लेश में ध्यान दे रहा है।
अनन्या के कदम थोड़े पीछे हटे। आरव ने तुरंत आगे बढ़कर अनन्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कसकर थाम लिया। दादी माँ, आरव की आवाज में सम्मान था, लेकिन कड़कपन भी पूरा था। अनन्या मेरी पसंद है और यह इस घर की होने वाली बहू बनेगी। दादी माँ ने आरव का अनन्या का हाथ थामना देखा। उनकी भौहें तन गई। तुम्हारी पसंद तो हो सकती है आरव, तुम्हारी पसंद हो सकती है आरव, दादी माँ ने कड़क लहजे में कहा, लेकिन सिंघानिया खानदान की बहू बनने के लिए सिर्फ तुम्हारी पसंद काफी नहीं है। इस लड़की को साबित करना होगा कि यह इस परिवार के लायक है। अनन्या ने आरव का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़कर दादी माँ के चरण स्पर्श किए। दादी जी, अनन्या ने बहुत साफ और निडर आवाज में कहा, मुझे किसी खानदान के लायक साबित होने का शौक नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर आपको मेरा इस घर में आना पसंद नापसंद है तो मैं अभी जा सकती हूँ। रेयान की आंखें फटी की फटी रह गई। आरव सन्न रह गया। हवेली का कोई नौकर या सदस्य दादी माँ के सामने इतनी हिम्मत से बोलने की सोच भी नहीं सकता था। दादी माँ ने अनन्या को घूर कर देखा और फिर उनके सख्त चेहरे पर एक बहुत मध्यम सी मुस्कान तैर गई। हिम्मत है लड़की में, दादी माँ ने कहा। जिद्दी है लेकिन खोखली नहीं है। बैठो, डिनर करते हैं। डिनर टेबल पर माहौल बहुत दिलचस्प था। रेयान जानबूझकर अनन्या के बगल में बैठ गया और उसे तरह तरह के पकवान परोसने लगा। भाभी, आप यह मलाई कोफ्ता ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर ये आरव भाई आपको ज्यादा परेशान करे तो सीधे मुझे कॉल करना। मैं लंदन से स्पेशल टिप्स दूंगा कि इस खड़ूस को कैसे हैंडल करना है। रेयान ने आंख मारते हुए कहा। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। थैंक यू रेयान, मुझे लगता है तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी जमेगी। आरव टेबल के दूसरी तरफ बैठा, कांटा चम्मच पकड़े दांत पीस रहा था। जब उसने देखा कि अनन्या रेयान की बातों पर हंस रही है तो उसने अपना पानी का गिलास टेबल पर इतनी जोर से रखा कि पूरी टेबल हिल गई। रेयान, आरव ने बहुत ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें कल सुबह 9 बजे हमारी मुंबई ब्रांच की मीटिंग संभालनी है। आज रात ही पहली फ्लाइट से निकलो। क्या? रेयान चिल्ला पड़ा। भाई, मैं आज ही तो आया हूँ। यह मेरा ऑर्डर है, आरव ने बिना पलक झपकाए कहा। अनन्या ने आरव को घूर कर देखा। आप बेवजह रेयान पर क्यों भड़क रहे हैं? वह तो बस मिस शर्मा। आरव टेबल से उठ खड़ा हुआ। उसने अनन्या की कलाई पकड़ी और उसे कुर्सी से उठा दिया। डिनर खत्म हो गया है, अब मेरे साथ चलो। दादी माँ ने अपनी प्लेट में चम्मच रखते हुए कहा। आरव, यह क्या बदतमीजी है? दादी माँ, मुझे मेरी मंगेतर से कुछ पर्सनल बात करनी है। आरव ने अनन्या को घसीटते हुए हवेली के विशाल बगीचे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। यहाँ तक कहानी सुनने और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।